दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। जैसा कि हम लोग डेली जो है सुबह 10 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 134 को करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि देखिए एक कांच है। ठीक, एक कांच के गिलास में जो है गर्म पानी ले लिए। ठीक, एक कांच का गिलास है। ठीक, इसमें क्या किया गया है, इसमें जो गर्म पानी को रखा गया। ठीक, गर्म पानी इसमें रख दिया गया। ठीक, इसके जो है रखने के बाद इसको क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर के फ्रीज में रखा जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर है उसमें रखा जाता है। क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ठीक न, तो यदि गिलास के पानी का ताप नापते हैं, रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उस गिलास का जो पानी है उसके टेम्परेचर को हम नापते हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को सही दर्शाता है। ठीक ठीक, देखिए इसमें होता क्या है, देखिए जो सबसे पहले हम पानी को जब हम फ्रीजर में रखते हैं, ये पहले क्या होता है कि ये सबसे पहले देखिए ये ठंडा होना स्टार्ट होता है। ठीक, ठंडा होना स्टार्ट होता है तो मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है। ठीक न, पहले ये क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक जब तक बढ़ते रहता है तो उस तक क्या होता है, यहाँ पर ठंडा होता है। ठीक, तथा इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो है तापमान स्थिर रहता है। ठीक, जब तक ये तापमान देखिए इसमें कब तक स्थिर रहता है, जब तक ये पूर्ण रूप से बर्फ ना बन। जब ये बर्फ बन जाता है तो इसके पश्चात क्या होता है कि पुनः जो है इसका जो है आपको टेम्परेचर क्या होता है, आपको गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक न, तो देखिए ये जो है आपको ग्राफ किस में कौन सटीक बैठ रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ है, यही इसका सटीक बैठ रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरों के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, तो इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है। देखिए लाल वर्ण का ही जो है ना संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो है ना आपको प्रकीर्णित कम होता है, मतलब इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक, तो प्रकीर्णन कम क्यों होता है, तो देखिए कि प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, देखिए कोई प्रकीर्णन जो है प्रकीर्णन जो है ये किसी भी जो है तरंग का, उसके तरंगदैर्घ्य का जो है ना आपको तरंगदैर्घ्य का पावर 4 का क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपात ही होता है। ठीक ना, तो इसमें क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए लाल रंग दिया, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी ज़्यादा होता है, तो इस कारण इसका क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर एम देखिए दिया हुआ है कि धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित सर्वाधिक होता तो थोड़ी दिखता, ये नहीं दिखता, तो ये गलत हो गया। ठीक, देखिए दो में दिया हुआ है कि धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित, सही बात है, क्योंकि न्यूनतम प्रकीर्णित होगी तभी एक जगह वो स्थिर रहेगा, तो दूर से भी ये संकेत के रूप में दिखेगा। इसी कारण से जो संकेतात्मक रूप में जो है ना आपको लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता, ऐसे में से कौन है जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता। अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए में कहा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यही तो नहीं होता है। ठीक, तो यही नहीं दिखाया जाता, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन देखिए अब क्या क्या दिखाया जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए बीम दिया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करती है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही करती है। ठीक, सीम दिया हुआ है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, मतलब चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा निकलता है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। ठीक, तो ये भी सही है। डी में दिया हुआ है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती है वो क्या है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक बल है। ठीक है, तो यही है, गुरुत्वाकर्षण बल ही हमें धरती से बांधे रखता है, तो ये तीनों सही है और ए जो है ना गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ही हमसे पूछा है कि कौन सा समझाया नहीं जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए वोल्टता जो होता है, वोल्टता बराबर क्या होता है कि किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय होता है। ठीक ना, तो ये देखिए किस ऑप्शन दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, वोल्टता जो होता है या वोल्टता को ही विभवांतर कहा जाता है, इसे देखिए किसके द्वारा मापा जाता है, कौन यंत्र द्वारा, तो ये मापा जाता है आपको वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा, तो ये आपको वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र
जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। वैसा गुणसूत्र जिसमें क्या होता है कि गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होगा, तो गुणसूत्र बिंदु जो अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको एसेंट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो एसेंट्रिक कहलाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए कुछ अन्य जैसे है कि कोई गुणसूत्र बिंदु है, देखिए उसका प्रकार है। देखिए पहला है क्या कि गुणसूत्र किसी के किनारे पर होगा, देखिए किसी के किनारे पर हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपको टीलोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक। देखिए ऐसा स्थान पर हो गुणसूत्र जिसमें कि एक गुणसूत्र का भाग एक गुणसूत्र का भाग बड़ा तथा दूसरा का छोटा हो, तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक। और देखिए तीसरा टाइप का गुणसूत्र कैसा होता है कि ऐसे स्थान पर हो गुणसूत्र जहाँ पर कि गुणसूत्र के दो भागों में विभाजित हो जाए, ठीक। तो ऐसे का कहते हैं आपको मेटासेंट्रिक कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ पर, देखिए प्रकाश जब नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ पर होता है, तो ये आपको कोर्निया में होता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन दिया, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है कि स्वच्छ मंडल जिसे ही कोर्निया कहते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ के 4 विद्यार्थी ने ABCD चित्र में दर्शाया है, इसके अनुसार क्या होता है कि आरेखित किया गया, तो इसमें कौन सा सही दर्शाया गया, ठीक है ना। देखिए इसमें देखिए कांच है, ठीक। ये कांच का एक कोई प्लेट है, ठीक। अब देखिए कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या है आपको वायु है, तो वायु है यानी क्या है, तो ये आपको विरल माध्यम है। ये कैसा है, ये आपको विरल माध्यम है। और कांच क्या है यहाँ पर, तो ये सघन हो गया, ठीक। ये कैसा हो गया, तो सघन हो गया, ठीक। अब पुनः आगे क्या है, तो ये विरल है, ठीक। तो विरल है, ठीक। अब देखिए कैसे, देखिए अपवर्तन के नियम के अनुसार हम देखते हैं। देखिए कि कुछ ना कुछ इसके बीच में एक अभिलंब होगा, ठीक। ये अभिलंब हो गया। अब देखिए यहाँ पर लाइट आ रहा है, ठीक। देखिए लाइट आ रहा है यानी कि लाइट जो कहाँ से आ रहा है, तो वायु से कहाँ से घुस रहा है, यानी क्या होगा कि ये विरल से कहाँ जा रहा है, तो सघन की ओर जा रहा है। तो विरल से सघन की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर जो है ना ये झुकेगा, ठीक। देखिए अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक। अभिलंब की ओर झुका तो पुनः देखिए अभी तो सघन में ही है। अब पुनः देखिए जब ये कांच से बाहर निकलेगा, तो कांच से बाहर निकलेगा तो यहाँ भी कुछ न कुछ अभिलंब होगा इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या होगा, कांच से बाहर निकालने यानी क्या होगा कि ये सघन से जो है विरल में आ रहा है, तो विरल में आ रहा है तो मतलब क्या होगा कि अभिलंब से ये दूर भागेगा। तो यहाँ जो अभिलंब है इससे क्या होगा, ये दूर भाग जाएगा इधर, ठीक। तो देखिए ऐसा ये फोटो बनेगा, ठीक। तो ये देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर देखिए किस में दिया, तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही बी दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है, ठीक। देखिए लेंस की जो शक्ति होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई इकाई क्या होता है, तो आपको डायोप्टर होता है, ठीक। तो किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डायोप्टर, ठीक। देखिए लेंस की शक्ति जो होता है इसे पी से डिनोट किया जाता है, ठीक। देखिए पी बराबर क्या होता है आपको, तो 1/f होता है, ठीक ना। एफ किस में रहना चाहिए, तो एफ जो है ना आपको मीटर में रहना चाहिए, किसमें, तो मीटर में रहना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या चीज़। देखिए कोई भी गतिशील विद्युत आवेश है, ठीक। जैसे देखिए कोई पोल है, ठीक। इस पोल पर वायर लगा हुआ है, इस वायर में जब विद्युत इसको गुजारा जाता है विद्युत को, तो इसमें देखिए क्या क्या उत्पन्न होता है, ठीक। सबसे पहले देखिए इसमें कुछ न कुछ विद्युत या क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। कुछ दूरी तक विद्युत का झटका लगता है, मतलब हल्का हल्का अनुभव होता है कि यहाँ विद्युत है, ठीक। तो विद्युत या क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें जो है ना आपको कुछ दूर पर ले जाइएगा ना आप कुछ मतलब सटने वाला पदार्थ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आकर्षित अपनी ओर कर देता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके आसपास जो है ना आपको चुंबकीय क्षेत्र भी, इसके पास जब विद्युत जैसे गुजरता है वायर से, तो उसके आसपास क्या होता है आपको चुंबकीय क्षेत्र भी जो है ना आपको थोड़ा आभासी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो हो जाता है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि विद्युतीय क्षेत्र भी हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाता है, दोनों हो जाता है जब गतिशील विद्युत आवेश होता है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है, ठीक। इसमें से कौन है जो कि एल्केन को दर्शाता है, ठीक। देखिए 3 प्रकार का होता है ये, देखिए एक होता है एल्केन, एक एल्कीन और एल्काइन, ठीक। देखिए एल्केन सबसे पहले समझिए एल्केन, ठीक। देखिए एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होता है ये होता है आपको CnH2n+2 होता है, ठीक। उसके बाद देखिए एल्कीन है, ठीक। एल्कीन है तो एल्कीन क्या क्या होता है सामान्य सूत्र, तो ये होता है आपको CnH2n होता है। अब देखिए एक है एल्काइन है, ठीक। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपको CnH2n-2 होता है, ठीक। अब देखिए जब एल्केन जो है ये जो है ना, हम इसमें हमेशा जो है कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, तो सिंगल बॉन्ड रहता है।
एल्कीन में क्या रहता है, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। और एल्काइन में क्या रहता है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, आपको ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एल्केन को दर्शाता है, एल्केन को दर्शाता है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में जाती है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, देखिए एक ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है, ये ऑक्सीजन के एक अणु जो होता है, ये ऑक्सीजन के दो परमाणु के मिलकर के बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन का एक अणु जो है O2, ये क्या होता है कि ऑक्सीजन के दो परमाणु यानी कि ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर के बनाने के O2 होता है। ठीक ना, तो ये देखिए ऑक्सीजन का जो एक परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, तो दो परमाणु है तो इसका द्रव्यमान 2 से गुना कर देंगे यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 32 ग्राम। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या। देखिए अणुओं का जो गतिज ऊर्जा होता है तो किस में कैसे होता है, इसको सबसे पहले समझ। देखिए अणु का गतिज ऊर्जा है, सबसे अधिक अणु का गतिज ऊर्जा किस में होता है, तो वो होता है आपको गैस में। ठीक, उससे कम होता है द्रव में और उससे कम होता है आपको ठोस में। यानी कि जो जितना सघन है उसमें जो है उसका अणु की गतिज ऊर्जा है कम होता है, उसमें अणु जो है उसका गति कम करता है। ठीक ना, तो यहाँ से क्या पूछा है कि अणु की गतिज ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम, कि सबसे कम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे अधिक, सबसे अधिक उसके बाद लिखेंगे, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि सबसे कम है ठोस का, उससे अधिक है द्रव का, सबसे अधिक इसका है गैस का होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होती है। ठीक, देखिए जब कोई भी हम भारी काम कर लेते हैं, जैसे कि कोई मेहनत का काम कर लेते हैं, तो क्या होता है कहीं पर जो है ना दर्द होने लगता है खूब, मतलब मांसपेशी में क्या होता है, जैसे पैर हाथ होता है ये सब दर्द करने लगता है। ठीक है, दर्द क्यों करता है, देखिए जब थकान होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको लैक्टिक एसिड जम जाता है। ठीक, मांसपेशियों में। ठीक है ना, तो इसी कारण से वहाँ पर जो है ना आपको थकान महसूस होता है, यानी कि दर्द होता है, थोड़ा लगता है कि बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है ना, तो किसके कारण हुआ, तो आपको लैक्टिक एसिड के कारण हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है। ठीक ना, देखिए विसर्जन नली जो होता है उसमें हमको कैथोड किरण उत्पन्न करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि वायुदाब कौन सा सही होगा। देखिए उसमें वायुदाब कितना लगाना होगा, वो लगाना आपको 0.001 mmHg लगाना होगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, इस सब में से कौन सा कथन है जो गलत है, हमको क्या करना है कि गलत कथन को चुनना है। ठीक, देखिए कथन को आप देखते हैं, ए नंबर में दिया हुआ है कि अधातु धनायन बनाती है, नहीं ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अधातु जितना भी है ये सारा जो है ना आपको ऋणायन बनाती है। ठीक, तो ये जो है आपको गलत हो गया। ठीक, अब देखिए बी में दिया हुआ है कि अधातु ऋणायन बनाती है, अभी तुरंत देखे थे ऋणायन, तो ये सही है। सी में जाए कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, सही बात है, क्योंकि देखिए विद्युत अधातु जो होता है, समानता अधातु जो होता है ये विद्युत का कुचालक ही होता है। ठीक, तो ये सही है। डी में दिया हुआ है कि अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है, सही बात है, क्योंकि धातु जो ऑक्साइड बनाएगा वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर धातु ऑक्साइड बनाता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक, यहाँ हमसे गलत कथन ही पूछा है, तो गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत कथन है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, तो निम्न में से कौन सा तत्व इन श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक ना, देखिए एक्टिनाइड कौन होता है, देखिए एक्टिनाइड देखिए ये नीचे वाला है एक्टिनाइड, जो कि 89 से लेकर के 103 तक है, और लेंथेनाइड क्या है, तो ये 57 से 71 तक है। ठीक ना, तो ये देखिए एक्टिनाइड में हमसे पूछा है कि कौन सा इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए यू यानी कि यूरेनियम दिया हुआ है, देखिए यूरेनियम देखिए 92 में है, तो ये तो है ही एक्टिनाइड का। ठीक, देखिए ये नीचे वाला एक्टिनाइड हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया आपको लेंथेनाइड श्रेणी हो गया। ठीक ना, अब देखिए एनपी यानी एनपी क्या हो गया, ये आपको नेपच्यूनियन हो गया। नेपच्यूनियन देखिए यहाँ पे है, ये है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि टीएम क्या हो गया, तो टीएम हो गया आपको, तो टीएम हो गया आपको थूलियम हो गया। ठीक ना, थूलियम देखिए कहाँ है, तो ये देखिए थूलियम टीएम यहाँ है। ठीक, टीएम 69 पर। ठीक, तो ये किसका है, तो ये आपको लेंथेनाइड श्रेणी का है। ठीक, अब देखिए एफएम क्या होता है, तो एफएम होता है आपको फेरियम, तो ये फेरियम देखिए कहाँ है, तो ये एफएम देखिए यहाँ 100 नंबर पर, तो ये क्या है एक्टिनाइड में है। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि एक्टिनाइड श्रेणी में कौन तत्व नहीं है, तो एक्टिनाइड में देखिए टीएम नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टीएम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस समय से कौन सा कथन है, हमको सही कथन को चुनना है। ठीक, देखिए एक में दिया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। सही बात है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ही सूखा बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। ठीक, तो ये सही है। दो में दिया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदलता है, नहीं, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये सीधे जो है ना आपको ठोस से सीधे ये गैस में ही बदलता है। ठीक ना, ये तरल में नहीं बदलता है। ठीक, तो ये गलत है। ठीक, अब देखिए बी 3 में दिया हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदलता है। अभी तुरंत बताए थे कि ठोस से है सीधे गैस में बदलता है, तरल में नहीं बदलता है, तो ये भी सही है। ठीक ना, यहाँ हमसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है, यहाँ हमसे सही कथन ही पूछा है। सही कथन कौन है, तो ये 1 और 3 क्या है, सही है। तो ये किस ऑप्शन में जाए, देखिए 1 और 3 सही है और परंतु क्या है 2 गलत है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि NaCl के घोल में लवण का सौंदर्य बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। ठीक, यानी कि NaCl का घोल है, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे कि लवण का सांद्रता को बढ़ाएंगे। तो लवण का सांद्रता जब बढ़ाया जाएगा तो उसमें किस चीज़ को हम परिवर्तित नहीं होने का आशा रहेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन में ए में दिया हुआ है कि pH, तो pH तो परिवर्तित होगा ही, क्योंकि देखिए सांद्रता बढ़ा है। ठीक, बी नंबर घनत्व दिया है तो घनत्व भी बढ़ेगा, और विद्युत का चालकता पर भी निर्भर करेगा कि ज़्यादा सांद्र होगा तो ज़्यादा चालन करेगा और कम होगा तो कम करेगा। तो ये सही है। तो यानी क्या होगा, किस पर आशा नहीं है, तो अपवर्तनांक जो है ना वही का वही रह जाएगा। ठीक, नहीं वो नहीं बदलेगा। ठीक, ये देखिए पदार्थ तो वही है। ठीक, तो इसका तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य। देखिए लाइकोपोडियम जो है ये किसका है, तो ये आपको लाइकोपिस्टा का है। किसका है, तो ये लाइकोपिस्टरा का है। ठीक, तो किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया। ठीक, ये जो लाइकोपोडियम है तो ये लाइकोपोडियम है क्या, तो ये लाइकोपोडियम को जो है ना हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में से क्या कहा जाता है, आपको नागबेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नागबेली कहा जाता है। ठीक, देखिए इसका यूज देखिए कहाँ पर होता है, तो इसका यूज देखिए सजावट के रूप में, देखिए शादी ब्याह कहीं पर हो इसमें सजावट के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये कैसा है, तो आपको एक प्रकार का ये सजावटी पौधा है। कैसा है, तो ये सजावटी पौधा है। ठीक, देखिए ये जब क्या होता है कि जब इसको जो है ना आपको वो खुली जगह में रखेंगे या इसे मैदान में रखेंगे, तो जब मैदान में ये फैलता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आपको वली लता कहा जाता है। देखिए जब ये मैदान में फैलता है तो इसे क्या कहा जाता है, आपको वली लता कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है। ठीक, सबसे पहले समझिए कि आहार श्रृंखला होता है क्या। देखिए आहार श्रृंखला क्या होता है कि ये जीवों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना आपको जीव अपने भोजन के स्रोत के रूप में अगले जीव पर निर्भर रहता है। ठीक, नहीं कि वो अपना भोजन के स्रोत के लिए अगला जीव पर निर्भर रहता है। ठीक, जैसे देखिए कोई भी घास है। ठीक, देखिए घास को क्या खाया, कौन खाता है, तो घास को टिड्डा खाता है। ठीक, तो टिड्डा खाता है। अब देखिए टिड्डा को कौन खाता है, तो टिड्डा को मेढक खा जाता है। मेढक खा जाता है। मेढक को कौन खा जाता है, तो सांप खा जाता है। ठीक, सांप को कौन खा जाता है, तो चील खा जाता है। यानी क्या हुआ, देखिए घास जो है, घास देखिए ये किस पर निर्भर, तो टिड्डा पर निर्भर, देखिए अगला पर निर्भर है, इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक, ये हमसे क्या पूछा है, कौन सा आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। ठीक, देखिए एक में दिया हुआ है कि घास है, शेर है, खरगोश है, भेड़िया है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि क्या है कि ये घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को क्या खा जाएगा, आपको भेड़िया खा जाएगा, भेड़िया को शेर खा। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला में मिलता है। ठीक, अब देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है कि पलवक, मानव, मछली, टिड्डा, ये तो अलग ही है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक, 3 में दिया है कि भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ठीक है, तो भेड़िया हो गया, घास हो गया, सांप, बाघ। देखिए भेड़िया मांसाहारी, ठीक नहीं, घास को खाने वाला कोई है ये नहीं। ठीक ना, सांप तो खा जाएगा नहीं, उल्टा पुल्टा ये भी नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए 4 में दिया है कि मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। ठीक है, देखिए घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, तो टिड्डा को मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, सांप को चील खा जाएगा। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला में आ रहा है। ठीक, ये हमसे क्या पूछा है, आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है, तो नहीं कौन कौन है, तो ये 2 और 3 नहीं है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि जो एंटीबायोटिक होता है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक, देखिए आप सारा कथन को देखते हैं। देखिए ए में दिया हुआ है कि आपको एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है। ठीक,
ठीक, ये सही बात है, क्योंकि देखिए कि एंटीबायोटिक जो बनाया जाता है ये जो है आपको जीवाणु के लिए पर बनाया जाता है। एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरिया को बनाएगा, तो ये वायरस को तो नहीं मारता है, तो ये सही है। ठीक, बी में दिया है कि एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होता, ये भी बात सही है, क्योंकि देखिए जुकाम होता है, जो फ्लू होता है, ये सब वायरस के कारण, ये कैसा है तो ये वायरल डिजीज है। ठीक, तो ये किस में होता है तो ये जीवाणु के को ये नष्ट करता है, तो ये तो नहीं होगा, तो प्रभावी नहीं होता है, तो ये भी सही है। सी में जो है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, नहीं ये गलत है। देखिए चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया ये सब क्या होते हैं, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक, तो ये आपको गलत है। ठीक, आप देखिए डी में दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स से जीवाणु जनित रोग को विरुद्ध प्रभावी होता है, सही बात है। तो देखिए एंटीबायोटिक से जीवाणु जनित जितना भी रोग है उस सबको ये प्रभावित करता है, मतलब उस सबको ये ठीक करता है। ठीक, यानी कि ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं, तो सही नहीं कौन है, तो सही नहीं मतलब गलत कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक अनुवांशिकी रोग लक्षण रूपी सामान्य, किंतु देखिए उसका लक्षण रूप कैसा है तो सामान्य, ठीक है, लेकिन जो है उसका जो वाहक मादा है उससे कुछ नर संततियां में स्थानांतरित हो जाता है, तो वो रोग कौन सा। ठीक, ये जो रोग होता है ये आपको कैसा रोग होता है, तो ये आपको होता है लिंग संलग्न और प्रभावी होता है। ठीक, तो किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन सा कथन इस सब में से क्या है तो गलत है। ठीक, तो देखिए कथन को देखते हैं। ए में जाए कि सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। ठीक है, जितना भी हरे पौधे होते हैं और नीला हरे शैवाल होता है ये सब क्या तो उत्पादक है, ये सही है। ठीक है, ये उत्पादक कुल के अंतर्गत है। ठीक है, अब बी में दिया है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है, नहीं गलत बात है, क्योंकि हरे पौधे जो है ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक ना, तो ये कार्बनिक यौगिक के द्वारा नहीं प्राप्त करता है, यही गलत है। ठीक, अब देखिए सी में दिया है कि उत्पादक स्वयं अपना भोजन और कार्बनिक यौगिकों से तैयार करता है, ठीक बात है, क्योंकि देखिए उत्पादक जितना भी है, जैसे उत्पादक में कौन कौन आ गया, देखिए घास भूस हो गया, जितना भी पेड़ पौधा है, घास है, ये सब क्या उत्पादक श्रेणी में आता है, तो ये अपना भोजन जो है खुद बनाता है, तो कैसे बनाता है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ जितना भी मौजूद है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना बना लेता है। ठीक, तो ये भी सही है। डी में दिया है कि पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, पौधे जो है ये ऊर्जा को किस में, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है तो ये प्रकार का रासायनिक क्रिया ही है। ठीक, तो इसका जो है ये भी सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन से पूछा है, तो गलत कथन क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत कथन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो जाता है। ठीक, देखिए HIV क्या है तो एक वायरस है। ठीक, जो इसका इलाज हम नहीं कराते हैं तो कौन सा बीमारी हो जाता है, तो हमको एड्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्स। ठीक, अगर एड्स हो गया यानी कि HIV हो गया तो इसके पहचान के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, देखिए सब टेस्ट है। देखिए एलिजा टेस्ट है जो कि फेमस है, तो सभी जानता है, इसी को क्या कहा जाता है आपको रेडिस जांच, तो ये भी होता है। अब देखिए CD4 सेल्स काउंट, ये भी टेस्ट होता है। अब देखिए एब्सोल्यूट काउंट होता है, ये भी टेस्ट होता है। अब देखिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी होता है, और रीपा जांच और आपको करपास जांच, ये सारा जांच क्या होता है तो ये HIV का ही जांच होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दम्मा जो है मानव शरीर के डैश का विकार, यानी कि मानव शरीर के किस अंग को जो है दम्मा प्रभावित करता है। ठीक, देखिए दम्मा होता है तो आदमी क्या होता है खांसते रहता है, हमेशा खांसते तो उसके सांस में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो ये किसको अंग को प्रभावित करेगा, तो ये श्वास मार्ग को नहीं कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। ठीक, तो ये किस ऑप्शन देती है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, श्वसन तंत्र। ठीक, चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ जुड़ करके आप PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो अभी तक टोटल 133 सेट हो गया है, तो उस सारा वीडियो को जो है ना चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उस प्लेलिस्ट में जो है ना आपको अरेंज कर दिया गया है। ठीक, वहाँ जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।